नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिज़ायर न्यूज़ से। आज हम आपके सामने फिर एक दफ़ा हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे। पूरा देश एक बात करता है वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन सेफ्टी की, हर तरीके की जो बातें चलती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से मेरठ के अंदर अगर एक कोई कांड हुआ कि जिस तरीके से एक लेडी ने अपने हस्बैंड को एक ड्रम के अंदर उसकी लाश को रखा, उसके बाद से लोगों ने उस मरने वाले सौरभ के साथ सिंपैथी दिखाने की बजाय एक अलग ही दुनिया में हम चले गए और हम उसके मीम्स बनाने लगे, हम उस नीले ड्रम को लेकर बातें करने लगे। लेकिन अगर देश के अंदर बात करें, समाज के अंदर अगर हम बात करें, तो आज भी महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आज उसी की एक जीती जागती उदाहरण हमारे साथ है। हमारे साथ है पूजा यादव, जो कि हरियाणा से हैं और गुड़गांव में रहती हैं। आज हम इनके साथ हुई किस तरीके की घटना, एक शादी के बाद इन्होंने किस किस तरीके से अपनी ज़िंदगी इनकी बदल के रख दी अगर एक गलत डिसीजन हुआ, तो आज हम उस पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे, पूजा अपने आप में एक एडवोकेट है और अगर एक एडवोकेट के साथ इस तरीके की शादी के बाद अगर घटनाएं होती हैं तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। पूजा, डिज़ायर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप क्या समझती हैं कि आपकी शादी कब हुई और किन किन चीज़ों को आपने फेस किया? सर, मेरी शादी 26 फरवरी 2025 को हुई थी। अभी 2 महीने भी पूरे हुए नहीं हैं। सर, मैं सिर्फ दूसरी बार ही अपने ससुराल गई थी और सर वहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड ने रात को, शनिवार की रात को 2 हफ्ते पहले मुझ पर हाथ उठाया। शुरुआत तो थोड़े धीरे थप्पड़ मारने से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा इतना बढ़ा कि उसने अपनी ताकत से, अपनी पूरी ताकत से मुझ पे हाथ उठाया। पूजा, आप क्या समझती हैं कि अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या गलती लगती है? आपको अपनी कुछ गलती लगती है या सारी गलती आपको अपने हस्बैंड की लगती है? क्या लगता है आपको? सर एज एन एडवोकेट तो सर मैं यही कहूँगी कि गलती तो सर हस्बैंड की ही है, क्योंकि सर कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, अगर आप ये भी मान लेते हैं कि मेरी गलती है, लेकिन क्या उसके बाद किसी आदमी को, किसी महिला पे या किसी दूसरे इंसान पे, आदमी पे भी हाथ उठाने का अधिकार है? सर, आपको देखें तो जो कोई मर्डर करते हैं, पुलिस उनको अरेस्ट करती है, तो क्या उन पे हाथ उठाती है? जस्टिस देने का किसको अधिकार है? मान के चलिए कि मेरे से गलती होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन हाथ उठा के जस्टिस दी जाती है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए, ये अधिकार तो किसी को भी नहीं दिया कि कोई आदमी किसी के ऊपर, चाहे आपकी ओपिनियन मिलती हो या ना मिलती हो, हाथ नहीं उठाना चाहिए। सर, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि हाथ उठाना एक अलग बात होती है। माँ बाप अपने बच्चे पे हाथ उठाते हैं, स्कूल में टीचर्स बच्चों पे हाथ उठाते हैं, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, हर कोई हाथ उठाता है, बहुत आम सी बात है हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में। लेकिन किसी पे सिर्फ हाथ उठाना और किसी को मारने के लिए जानबूझ के अपनी ताकत से मारने में बहुत फर्क है। सर, मेरे हस्बैंड ने मुझे जानबूझ के सिर्फ मारने के लिए मारा। इस चीज़ में मैं यही कहना चाहूँगी सर कि मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगी, जब हम किसी को भी मारते हैं ना, गाल पे थप्पड़ मारते, किसी के भी निशान नहीं पड़ते, कभी नहीं पड़ते। हम लोग भी पिटे, हम लोग आज के नहीं है सर, मैं 90s में मेरा बर्थ हुआ था, बहुत पिटी हूँ मैं, लेकिन कभी एक निशान तक नहीं आया। लेकिन मैंने आपको दिखाया भी है, तो पूरे 10 दिन तक सर, पूरे 10 दिन तक मेरे गाल पे निशान था उसके थप्पड़ का, उसकी उंगलियां छपी हुई। सिर्फ मैंने नहीं देखा, मेरे ऑफिस में सबने देखा, सबको पता है। और सर, उन लोगों के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे एक चीज़ और बताओ कि वैसे तो जब आप एडवोकेट हो, इसमें दहेज का कितना बड़ा रोल है? क्या उन्होंने कोई दहेज की डिमांड करी या आपने उनको कोई दहेज दिया, उनको कम लगा?
क्या आप इस मुद्दे को भी एक ऐसा समझती है कि दहेज समाज के अंदर एक जो अभिशाप है वो आपके ऊपर भी हावी हुआ? सर कहीं ना कहीं हुआ है दहेज। उन्होंने, मैं ये कहूंगी कि ऐसे आज के टाइम में कोई भी दहेज डायरेक्टली मांगता नहीं है। हर बात, हर चीज इनडायरेक्टली ही होती है। एक तरीका होता है बोलने का जो हर कोई बोलता है, और लड़की वाले तो देते ही हैं अपनी बेटी को। अगर वो नहीं भी मानेंगे, हम नहीं भी मांगेंगे तो भी लड़की वाले, मेरे पेरेंट्स ने दिया ही है, गाड़ी दी है सर 12 लाख की। हमने मेरे पेरेंट्स ने अपना एक घर बेच के फिर मेरी शादी की है सर। हमारे पास भी कोई बहुत ज़्यादा रुपए नहीं थे, मेरे फादर हैं ही नहीं, तो सर हम लोग भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। हमारे मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरी मदर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे ब्रदर ने अपना एक पूरा मेहनत से बनाया हुआ घर बेचा है मेरी शादी के लिए। और सर मैं वापस आ गई सर। मैं क्या मुँह दिखाऊँ कि ये शादी 1.5 महीना भी नहीं चली, 1.5 महीने के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस जैसा हो गया। उन्होंने मतलब दहेज के लिए मुझ पर हाथ नहीं उठाया। लड़के ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने, सिर्फ और सिर्फ गुस्से में, मैं दहेज का इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी इस बात को, हालांकि हमने सामान दिया है, दहेज काउंट होता ही है वो, अगर हम सामान दे रहे हैं तो, और उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बट मैं फिर भी दहेज का इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। मैं बस ये ही कहना चाहती हूँ कि किसी को अधिकार नहीं है किसी पे भी हाथ उठाने का, किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस करने का, किसी को मारने का। उसने सिर्फ अपने गुस्से में, उसको एंगर इशू है जो उसकी फैमिली भी डिनाई करती है और वो खुद भी डिनाई करता है। सबसे बड़ी गलती उसकी यही है जो मुझे लगती है, आज भी उसे अपनी गलती लगती नहीं कि उसने हाथ उठाया। वो हाथ उठाने पे भी मुझे ही ब्लेम करता है कि तूने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने तुझ पे हाथ उठाया। नहीं दोस्तों देखिए, एक बात बीच में मैं पूजा की बात से, इस बात से सहमत हूँ कि जो ये एक वर्ड इन्होंने यूज किया एंगर, अगर एक आदमी का अपने गुस्से पे काबू नहीं है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। पूजा ने जैसा बताया कि इनके फादर नहीं है और किस तरीके से जो है घर बेच के जो है दहेज की डिमांड भी पूरी की गई। पूजा एक चीज और बताओ, अब क्या आप इस मुद्दे को कानून के तहत सुलझाना चाहोगी, या आप एक ऑप्शन आपके पास जो हमेशा रहती है, क्योंकि हम भारत देश के अंदर रहते हैं, कि सामाजिक लोगों को बीच में डाल के और उनको समझाने से आपको लगता है कि क्या ये बात आगे सुलझ सकती है, या ये आखिरी में कानून ही इसका कोई डिसीजन लेगा? सर मैंने खुद से आगे बढ़ के रिकाउंसिल करने की कोशिश की, अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश की। उसने शुरू में ही, स्टार्टिंग से ही मुझे मना कर दिया कि नहीं, मैं तेरे साथ एक भी सेकंड नहीं रह सकता। ऐसा क्यों कहा? हालांकि थप्पड़ उसने मुझे मारे, जो भी दिक्कत हुई मुझे भी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका ये कहना है कि नहीं, तेरा बिहेवियर ही सही नहीं है। सर आप बताइए, मैंने आपके साथ कम से कम 1.5 साल काम किया है, कहाँ से आपको मेरे बिहेवियर में कमी लगती है? मैं एक एडवोकेट हूँ, कोर्ट में वर्क करती हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ इतने टाइम से, आप मुझे इतने टाइम से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे बिहेवियर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है, या मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती? सर थप्पड़ वो मारे, लेकिन उसके बावजूद भी रिस्पेक्ट मुझे करने को बोला जाए, ये कहाँ तक सही है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए पूजा, कई दफ़ा क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कई दफ़ा एक ऐसी आर्गूमेंट हो जाती है कि जिसके अंदर एक हस्बैंड जो है वो अपनी सीमाओं को लांघ जाता है। यहाँ पे उन्होंने अपनी सीमाओं को लांघा है, मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है कि लाइफ इतनी बड़ी है, तो क्या आप कुछ सामाजिक लोगों को बीच में डाल के इसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल सर, मैं सॉल्व करना चाहूँगी, मैं पुरानी बात को भूलना चाहूँगी, लेकिन सर कहते हैं कि एक बेटी की माँ उसका घर बिगाड़ती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है वो हमारा घर नहीं बसने देना चाहती। सर मेरा हस्बैंड जब मेरे साथ यहाँ रहता है, वो यहाँ गुड़गांव में जॉब करता है, हालांकि वो अलवर जिले से है, ससुराल भी वहीं है, हर फ्राइडे की शाम को वो वहाँ जाता है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है, हम वहाँ होते हैं, उसका रवैया बिल्कुल ही अलग हो जाता है मेरे लिए, और वही रवैया यहाँ पे बिल्कुल अलग होता है। वो जब तक यहाँ मेरे साथ होता है तब तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे वो वहाँ चला जाता है उस गांव में, उसका बिल्कुल सब कुछ अलग हो जाता है।
तो मैं तुम्हारी बात को ऊपर रखते हुए मैं ये मानूं कि कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स की या वो उनके और परिवार के लोगों का एक इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है। वो ये डोमिनेट करना चाहता है कि हाँ भाई देखो मैं किसी से नहीं डरता। क्या ऐसी बात है? जी वहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आज हम यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ दिल्ली गुड़गांव जैसी सिटीज़ में, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है, हर चीज़ है, हमने बहुत अच्छा सब कुछ मतलब एक्सपोजर बहुत है, हमने पूरी दुनिया से ही देख ली है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गांव भले ही राजस्थान जिले में आता है, उसके बावजूद भी यहाँ से इस हम जहाँ रह रहे हैं इस एरिया से 25 से 30 साल पीछे चलता है। जब हम कभी 90s में, सर मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे भी पुरानी टाइप की सोच है, उसी टाइप का सब कुछ रहन सहन वहाँ पे। वहाँ आज भी गैस होते हुए, पूरी फैसिलिटीज होते हुए, चूल्हे पे ही खाना बनता है। वहाँ पे जो भी और गांव का जैसा भी गांव का प्रॉपर जो गांव का माहौल होता है वही है। लड़कियों को घर से बाहर निकलने की कोई आजादी नहीं है, स्पेशली बहुओं को। बेटी शायद कदम बाहर निकाल ले, लेकिन बहू, सर मेरा जो शादी के 5 दिन बाद मेरा भाई लेने आया था मुझे, मैं आपको इंसिडेंट बता रही हूँ, गाड़ी घर के आगे लेके ही आ रहे थे, खड़ी करी थी, मैं घर की चौखट को एक कदम लांग के नीचे उतर गई और वो गाड़ी बस मोड़ ही रहे थे। इतनी सी देर में भी मेरी जो घर वाले हैं या जो मेरे ससुराल वाले हैं, उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ के मुझे पीछे खींच लिया कि बहुएं बाहर नहीं जाती। तो देखिए दोस्तों, आज पूजा हमारे साथ है, देश में इतने इंसिडेंट हो रहे हैं। हम डिजायर न्यूज़ के माध्यम से सिर्फ उन परिवारों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करता है तो ये गलत है। और पूजा के साथ जो हो रहा है वो एक समाज के लिए एक आईना है कि अगर हमने इसको नहीं रोका तो जिस हिसाब के इंसिडेंट आज के टाइम में हो रहे हैं, अगर एक आदमी के अंदर एंगर है और वो एंगर के तहत कुछ भी कर सकता है, किसी भी स्टेज में जा सकता है, तो कहीं ना कहीं समाज को आगे आना पड़ेगा और समाज को इन चीज़ों के लिए बिल्कुल तत्पर रहना पड़ेगा। किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है तो उसके लिए कड़े से कड़े कानून जो है वो उनमें उसकी सजा का प्रावधान भी है, लेकिन लोग आज इसकी परवाह नहीं करते। पूजा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं तुम्हारे से और पूछना चाहूँगा। सर आप मुझसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछे, इससे पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगी आपको और पूरी ऑडियंस को कि मतलब जैसे मेरे हस्बैंड है, उनको एंगर इशू है, वो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया, उसको सजा मिलेगी, लेकिन सर सिर्फ वो दोषी नहीं है, उसने वो तो सिर्फ एक कठपुतली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली है जो उसको पीछे से उंगली करती है, उनको कोई दोष नहीं लगाता, ना ही उनपे कोई ऐसी सजा का प्रावधान भी है जो उसको इस लेवल पे इन्फ्लुएंस करते हैं। सर मैं आपको बताऊंगी कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया, लेकिन बाकी लोगों ने मेरे साथ मेंटल हैरेसमेंट किया। सर वो एक नई लड़की जो बिल्कुल शहर में आई हुई है, उसको जानबूझ के परेशान ही करते हैं बिल्कुल बुरी तरीके से। सर वहाँ पे घूंघट की प्रथा है और सर पे पल्लू होना ही चाहिए। सर पे पल्लू होने के बावजूद जो मेरी जेठानी है वो जानबूझ के 5 बार मुझे दिन में टोकती है कि पूजा सर पे पल्लू कर ले, पूजा सर पे, जबकि मेरे सर पे पल्लू होता है। इस बात का गवाह मेरा खुद का पति होगा क्योंकि उसके सामने ये बहुत बार बातें हुई है, लेकिन सर ना तो वो ऐसे मामलों में कुछ बोलता है और ना ही सास भी इस मामले में कुछ बोलती नहीं है। सर मेरी जेठानी ने हद पार कर दी। मैंने अपने घर पे शिकायत की ही नहीं डोमेस्टिक वायलेंस की, मैं तो अपने घर आ गई, लेकिन उसने मेरे घर पे फोन करके मेरी मदर को ये बोला कि आपकी बेटी ने अपने आप को बेल्ट से मारा बुरे तरीके से, उसके पूरे शरीर पे निशान है, आप उसके कपड़े निकलवा के देखिए। सर मेरी मदर ने देखा, मैं मतलब उन्होंने आके मुझे बोला, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरे सामने उन्होंने मेरी जेठानी से वापस फोन किया, उनसे बात की, तो वही जेठानी जो अलग बोल रही थी वो अब बिल्कुल मुकर गई कि नहीं, मैं तो वैसे कह रही थी कि वो बेल्ट लेके खड़ी थी,
बेल्ट लेके भी मैं इसलिए खड़ी थी, मैं बेल्ट लेके नहीं खड़ी थी, उनका छोटा सा 3 साल का बेटा है जो अपने पापा की बेल्ट ले आया था मेरे पास खेलने के लिए, तो वो मेरे साथ खेल रहा था, तो मेरे हाथ में बेल्ट थी, तो मैं ये कह रही थी उस छोटे से बच्चे को कि भाई बेटा ध्यान से खेलो, आपको लग जाएगी, क्योंकि बैल के पीछे लोहे का होता है, वो बहुत छोटा बच्चा है, एक 2.5-3 साल का बच्चा, उसे नहीं पता कि बैल से लग सकती है। तो मैं सिर्फ उसका ध्यान रख रही थी और मेरे हाथ में एक बेल्ट देखी, उस एक बेल्ट को उन्होंने एक अपनी अलग कहानी बना के मेरे घर पे बोल दिया, मेरी मदर को बोल दिया। आप बताइए सर, मेरे फादर ना होने का इस तरीके से गलत नाजायज फायदा उठाना, कि जानते हैं कि फादर नहीं है, मदर को ये कुछ बोलेगी नहीं, भाई भी छोटा है, वो भी इस तरीके से कुछ बोल नहीं सकता। तो आप ये देखिए, ना सिर्फ ये एक बेल्ट वाला इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा घूंघट वाला, दुपट्टे वाला, जानबूझ के सर पे बार बार कमेंट करना, टोकना, खाने के लिए टोकना, हर छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे टोका जाता है। मेरे को बुखार था, जबरदस्ती मुझे नहाने के लिए बोला गया। आप सब जानते हैं, ये तो बेसिक बात है कि किसी को बुखार है वो नहीं नहाएगा, डॉक्टर भी मना ही करते हैं, लेकिन उसके लिए भी मेरे से मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया गया कि नहीं, ऐसा करना ही चाहिए, नहाकर ठीक हो जाएगा। आज तक किसका बुखार नहाकर उतरा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। देखिए, पूजा की जो स्टोरी है वो किसी से नहीं छुपी हुई है, किस तरीके से, और ये छोटी छोटी चीजें ही जो है समाज के अंदर वो, जो अगर सीरियल की मैं बात करूँ तो एक सीरियल आता था सास भी कभी बहू थी, लेकिन आज के टाइम में जो परिवार के अंदर जो एक प्रथा है देवरानी जेठानी की, उसके अंदर भी आज के टाइम में एक कंपटीशन है। जैसा पूजा ने बताया कि जेठानी का व्यवहार कैसा है, सास का व्यवहार कैसा है, तो अगर परिवार में एक नई बहू आती है, उसका इस तरीके से जो है वो बहिष्कार किया जाए, इस सामाजिक कुप्रथा को मैं कहूँगा, सर पे पल्ला रखना, अच्छी ड्रेस पहनना, अपने सारा करना, एक नारी का गहना है, उसको हम कहीं नहीं मना कर रहे, समाज की सारी चीजें। लेकिन आज जिस हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां, पूजा एडवोकेट है, वो कोर्ट में जाती है, कोट पहनती है, शर्ट पहनती है, बाहर तो वो किसी तरीके की और उसमें नहीं जा सकती, ना वो पल्लू कर सकती है। लेकिन समाज की इन बुराइयों के साथ साथ पूजा के साथ जो ये अत्याचार हुआ है, हम समाज को सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सब मिलकर पूजा की मदद करें, पूजा जैसी लड़कियों की मदद करें, ताकि समाज के अंदर ये कुप्रथा खत्म हो और दोबारा किसी पूजा के साथ इस तरीके का व्यवहार ना हो। नमस्कार दोस्तों।